Dear students, in our previous lectures we have discussed about historical literature and the Vedic text which reflected the concept of Indian history, or rather about the ancient history of India. जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर्स में ये देखा है कि हम भारतीय इतिहास को प्रदर्शित करने वाले वैदिक टेक्स्ट यानी वैदिक साहित्य के संबंध में समझ चुके हैं। अब हम लोग उस मॉड्यूल को आगे बढ़ाते हैं और वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ कौन कौन से नॉर्म्स थे, कौन कौन से थे। किसी भी पीरियड को पढ़ने के लिए दृष्टि में याद रखिएगा, किसी भी पीरियड को अगर हमको समझना है तो उसके बारे में कुछ बेसिक्स हमको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर हम हिस्ट्री के किसी भी टाइम स्पैन को पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी टाइम स्पैन को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ें, हम उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन के सोशल पैटर्न को पढ़ें, सोशल सिस्टम को पढ़ें, और इकोनॉमिक पैटर्न को डिस्कस करें। along with economic pattern we should discuss about religious and cultural pattern of historical time period। किसी भी इतिहास के कालखंड के बारे में अगर हमको बहुत अच्छे से समझना है, उसके सारे फैक्ट हमको कवर करने हैं, तो उस पर्टिकुलर इतिहास के कालखंड के बारे में हमको इन 4 सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए। उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, यानी उस समय की सामाजिक संरचना या सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक। दूसरा है उस समय का आर्थिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। तीसरा है कि उस समय का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो अगर हम ये सारे परसेप्शन को समझ पाएंगे तो इतिहास के उन सारे तथ्यों को पता कर पाएंगे। साथ में सांस्कृतिक और धार्मिक भी पता होना चाहिए। सांस्कृतिक एवं धार्मिक ये किसी भी इतिहास को जानने के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। किसी भी इतिहास को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो ये 4 सेगमेंट हमको पता होना चाहिए, ठीक। इसी सेगमेंट की हम लोग शुरुआत करते हैं। वैदिक पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज मीन बाय वैदिक पीरियड। तो जैसा कि हम लोगों ने वैदिक लिटरेचर में भी समझा था कि इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में सर्वाधिक जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वेदास आर सोर्स ऑफ एक्सट्रीम नॉलेज अबाउट दैट पीरियड्स आर कॉल्ड वैदिक पीरियड। दैट पीरियड इज कॉल्ड वैदिक पीरियड। तो वेदों से जिस कालखंड के बारे में, जिस पर्टिकुलर टाइम स्पैन के बारे में जानकारी मिलती है उसे वैदिक पीरियड कहा जाता है। और इसके वैदिक पीरियड कहने के पीछे कौन कौन से लॉजिक हम लोग अभी पढ़े हैं, हड़प्पा में भी पढ़े हैं, वैदिक टेक्स्ट के बारे में भी पढ़े हैं। अब हम लोग वैदिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वैदिक पीरियड एक्चुअली में है क्या। द सिस्टम दैट ऑरिजिनेटेड आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशंस इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ वैदिक लिटरेचर एंड कल्चर इमर्ज्ड इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फॉर्म was recognized as the Vedic period around not 100, 1000, around 1000 BC to 600 BC. The time till then is called the Vedic period. The initial period of which called was Rigvedic period and the later period was called later Vedic period or the post Vedic period. देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी। उस सभ्यता के समय जो जीवन था वो लगभग 1000 सालों तक चलता रहा वैसे ही जीवन। उस सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिस्टम में जो चेंजेस आए, पॉलिटिकली, सोशल, इकोनॉमिक जो चेंजेस आए, तो उस चेंजेस के बाद, डिक्लाइन के बाद जिस नए सिस्टम का इमरजेंस हुआ उसे हम लोग कहते हैं वैदिक पीरियड। उस समय वैदिक पीरियड में सब कुछ लिखा हुआ है। ऋग्वैदिक इंडस वैली की बात करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं पाए, इसलिए इंडस वैली एक्चुअली में हिस्टोरिकल पार्ट नहीं है, वो प्रोटो हिस्टोरिक है, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं पाए। जबकि वैदिक पीरियड हिस्टोरिकल पार्ट है, यहाँ से लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है और पढ़ भी पाए हम उसको। तो टेक्स्ट आर अवेलेबल, स्क्रिप्ट इज अवेलेबल एंड विच इज डिकोडेबल, हम उसको पढ़ चुके हैं, ठीक। इसी तरह इसमें देखेंगे हम लोग कि वह कालखंड जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के समय के मध्य वैदिक काल की संज्ञा
इसको दी जाती है। यानी इतिहास का वह कालखंड जो 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ और 600 ईसा पूर्व में लगभग समाप्त हो गया, इसको हम लोगों ने ये टाइटल दिया है वैदिक पीरियड को। और एक्चुअली में वैदिक पीरियड को समझने के लिए उसका डिवीजन 1500 से करना ज़्यादा उचित है। ये वैदिक पीरियड एक्चुअली में नहीं है, ये पोस्ट वैदिक पीरियड है। तो वैदिक पीरियड कौन सा है? जो ऑलमोस्ट 1500 बीसी के आसपास शुरू हो गया। 1500 बीसी से पहले हड़प्पा है, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो ये शुरू होता है 1500 टू 600, तो ऑलमोस्ट 900 ईयर्स है। इसका जो पहला सेगमेंट है जो 1500 टू 1000 है, इसको हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक एरा। और इसको नाम दिया गया है पोस्ट वैदिक और लेटर वैदिक। तो ये कब होगा? 1000 टू 600 बीसी। तो ये पूरा उसका डिवीजन है वैदिक पीरियड का, कि प्रारंभिक काल को हम लोग ऋग्वैदिक कह देते हैं और बाद के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो यही हमको पता करना है कि वैदिक काल क्या था, क्या क्या हुआ उसमें, इन्हीं सेगमेंट को हमको समझना है। चलिए लेट अस स्टार्ट। पहला है वैदिक पीरियड का टाइम क्या है। तो ये वैदिक लोगों ने जब से अपना कल्चर सिविलाइजेशन जो डेवलप किया था नॉर्दर्न वेस्ट रीजन में, उसका एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन के लिए बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियन ने अपने अपने रिसर्च किए हैं। आफ्टर द रिसर्च ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट, आफ्टर द रिसर्च ऑफ वेरियस हिस्टोरियन, वी केम टू नो अबाउट द 3 प्रोमिनेंट फैक्ट। वो इस प्रकार हैं। ऐसे एक बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं विंटरनेट्स, ये आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं। इन्होंने इस वैदिक पीरियड के बारे में ये कहा है कि इट मस्ट हैव बीन 2500 बीसी। इसका मतलब है कि ये 2500 ईसा पूर्व के आसपास डेवलप हुआ होगा। देखिए हम लोगों ने, मैंने आपको भी क्या बताया कि दैट वाज ऑलमोस्ट 1500 टू 600 एक्सेप्टेबल टर्म है, इसको बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो ये एक्चुअल टर्म है। लेकिन विंटरनेट्स क्या कहते हैं कि विंटरनेट्स के अनुसार ये पीरियड कब शुरू हो गया था? 2500 बीसी में। यानी उनका ये मानना था कि 2000 ईसा पूर्व में वैदिक काल प्रारंभ हो गया था, ऐसा विंटरनेट्स का मानना है। इसी पीरियड, टाइम पीरियड के बारे में एक बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो फेमस इंडिया के अपने जो फ्रीडम फाइटर हैं वो भी रहे हैं, उन्होंने भी बहुत स्टडी किया है, हिस्ट्री पर रिसर्च किया है। उनके रिसर्च के अनुसार जो वैदिक पीरियड है दैट वाज 6000 ईयर बीसी, 6000 ईसा पूर्व। ये बहुत उसको प्राचीन मानते हैं, ऐसा बीजी तिलक ने कहा है। और बीजी तिलक ने ऐसा अपनी स्टडी के आधार पर अपनी बुक में लिखा है जिसका नाम है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस जिनकी बुक है। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ठीक है। तो इन्होंने इस बुक में लिखा है कि इनका जो पीरियड है वो 6000 बीसी में है, यानी 6000 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता विकसित हो गई थी, ऐसा मानना है बीजी तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। तो इनका स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत शार्प स्टेटमेंट नहीं है, बहुत शार्प स्टडी नहीं है ये, क्योंकि जो फॉरेन जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 6000 बीसी नहीं माना है वैदिक पीरियड का। अब आते हैं मैक्स मूलर, जर्मन सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने इसके लिए अपनी स्टडी में जो टाइम पीरियड डिवाइड किया है वो है 1500 बीसी, 1500 बीसी। तो दैट वाज द करेक्ट टाइम, दैट वाज द करेक्ट टाइम। और वर्ल्ड के बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने मैक्स मूलर के आइडियाज़ को ही फॉलो किया है। मैंने भी आपको सबसे पहले बताया
तो मैक्स मुलर के आइडियाज ही मैंने सबसे पहले बताया था कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक पीरियड वाज बिटवीन 1500 बीसी टू 600 बीसी, इसके बीच में ही है। यानी बहुत सारे पुरातत्व शास्त्रियों इतिहासकारों ने इस कालखंड को 1500 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व के मध्य ही माना है। तो ये इसका टाइम पीरियड है। तो आपको ये 3 याद रखने हैं, 3 मेथड, विंटर निट्स का जिन्होंने क्या माना है, इसके अलावा तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का और मैक्स मुलर का। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मैक्स मुलर का। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने ही इसका सबसे सटीक अनुमान लगाया है। तो सबसे सटीक जो क्लोजेस्ट जो गैस है वो है मैक्स मुलर का। ठीक, तो ये तो पता लग गया कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व के आसपास है। 6000 इतना सटीक नहीं है, 2500 भी इतना सटीक नहीं है, लेकिन 1500 को सबसे सटीक माना गया है। क्योंकि ऐसा माना गया 1500 ईस्वी ईसा पूर्व तक तो वैदिक हड़प्पा सभ्यता रही, बड़ा सभ्यता के बाद विकसित हुआ है, तो जरूर 1500 वाला टाइम पीरियड ठीक ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ अब हम इनको समझते हैं, है ना। पहला तो ये कि सभ्यता को बनाने वाले कौन थे। जैसा कि उस सभ्यता के बारे में भी ये कहा गया कि ऋग्वैदिक इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन थी उसको बनाने वाले लोग आर्यंस थे, बाहर से आए थे। कुछ लोगों का मानना था कि इंडियंस थे। तो ये कॉन्सेप्ट जो थे ये मिसकंसेप्ट थे कि कुछ लोग कहते थे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में भी है। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में भी कुछ लोगों का मानना है कि इस सभ्यता को बाहर के लोगों ने बनाया था। कुछ लोगों को मानना है इस सभ्यता के लोगों को यहीं के लोगों ने बनाया था। अब इन्होंने ये कहा कि सभ्यता को बनाने वाले लोग जो आए वो आर्य थे। सबने ये कहा है कि आर्य आए कहाँ से थे, आखिरकार आर्यों के आने के पीछे की कोई तो कहानी होगी, कहाँ से आए। तो इतने सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इतने सारे हिस्टोरियन हैं, सबने अपने अपने व्यू दिए हैं कि आर्यों का जो मेन रीजन है, आर्य कहाँ से आए और किस रीजन से आए, उसको हम लोग अब समझते हैं। इसमें से ही परीक्षा में क्वेश्चन, एक यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बनने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। नेक्स्ट वन, अराइवल ऑफ आर्यंस। अब लोग ये देख रहे हैं कि जो आर्यों ने इस सिविलाइजेशन को डेवलप किया है, ये आर्य आए कहाँ से थे और किस रीजन से आए थे। इसके बारे में जो पहला कंसेप्ट दिया वो दिया अविनाश चंद्र दास ने। अविनाश चंद्र दास ने एक बुक लिखी जिसका नाम था ऋग्वैदिक इंडिया। उन्होंने बुक लिखी ऋग्वैदिक इंडिया। इस ऋग्वैदिक इंडिया में उन्होंने ये कहा कि आर्यों का जो मूल स्थान है, आर्यों का जो उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन प्लेस है, उसको हम लोग कहते हैं सप्त सैंधव रीजन। सप्त सैंधव प्रदेश। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सप्त सैंधव प्रदेश है, ये सप्त सैंधव प्रदेश एक्चुअली में 7 नदियां जो बहती थी ऋग्वैदिक कालीन, उन नदियों के आसपास के क्षेत्र को ही सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, तो 7 नदियां जो पंजाब की 5 नदियां, उसमें सिंधु और कुंभरा नदी को और सरस्वती नदी को भी ऐड करेंगे, तो वो 7 नदियों का जो प्रदेश था उसी को कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश। तो कहते हैं कि आर्यों का उत्पत्ति स्थल वही था, आर्य कहीं से नहीं आए थे, ये आर्य यहीं पर उत्पन्न हुए थे। ऐसा अविनाश चंद्र दास ने कहा है अपनी बुक में जिसका नाम है ऋग्वैदिक इंडिया। नेक्स्ट, पंडित गंगानाथ झा, बहुत अच्छे इतिहासकार हैं। इन्होंने लिखा है कि जो आर्यों का उत्पत्ति क्षेत्र था वो था ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अब ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहाँ था, तो अगर हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र जो रीजन है, कुरुक्षेत्र से अगर हम पूरब की ओर चलेंगे तो जो कन्नौज के आसपास का रीजन है, इलाहाबाद कन्नौज के आसपास का, जो गोरखपुर के आसपास का रीजन है, इसी रीजन को कहते थे ब्रह्म ऋषि प्रदेश, यानी आज का उत्तर प्रदेश। उनका ये मानना है कि आर्यों का उत्पत्ति स्थल वही है। ये पंडित गंगानाथ झा का स्टेटमेंट है। अविनाश चंद्र ने माना है कि सप्त सैंधव प्रदेश में से आए थे और वहीं उत्पन्न हुए थे, और पंडित गंगानाथ झा का मानना है कि ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश से पैदा होने में उत्पन्न हुए। राजा बली पांडे, राजा बली पांडे ने भी सप्त सिंधुओं के आर्यंस के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्यों का जो उत्पत्ति स्थल है
राजा बली पांडे के अनुसार वो मध्य देश था, मध्य देश था। अब ये मध्य देश कौन सा है इसको समझिए। मध्य देश कुछ नहीं है, ये कहते हैं कि हिमालय एवं विंध्य, हिमालय एवं विंध्य, विंध्य के मध्य का क्षेत्र जो है वो मध्य देश था। इसी मध्य देश में उत्पन्न हुए थे कौन? आर्यंस। अब देखिए तीनों सिद्धांत आर्यों को लगभग भारत के आसपास ही उत्पन्न मानते हैं। वो कहते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति इस क्षेत्र से हुई है, वो कहते हैं कि इस क्षेत्र से हुई है। इन तीनों को मानना ऐसा ही है कि आर्यों की उत्पत्ति इन्हीं क्षेत्रों से हुई है, आसपास के क्षेत्रों से हुई है। नेक्स्ट, एल.डी. कल्ला। एल.डी. कल्ला का ये मानना है कि आर्यों की उत्पत्ति दो जगह से मानी जा सकती है, कश्मीर और हिमालय। कश्मीर और हिमालय दो जगह से आर्यों की उत्पत्ति मानी जा सकती है एल.डी. कल्ला के अनुसार। ठीक, एस.एन. त्रिवेदी हैं। त्रिवेदी आर्यों की उत्पत्ति के बारे में कश्मीर और हिमालय की बात नहीं करते हैं। ये आर्यों की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं सेंट्रल और उत्तरी हिमालय के क्षेत्र के, यानी हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में, पामीर के आसपास। हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, ये हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में इसकी बात करते हैं। फिर आते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने भी इस बारे में अपने अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं। दयानंद सरस्वती का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में हम ये समझते हैं। दयानंद सरस्वती ने दो बुक, एक पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, ये दयानंद सरस्वती की बुक है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें उन्होंने लिखा है कि जो आर्य हैं उनका मूल उत्पत्ति स्थल है वो तिब्बत का क्षेत्र है, वो तिब्बत का क्षेत्र है। आर्यों का जो मूल उत्पत्ति स्थल है वो तिब्बत का क्षेत्र है। समझ पाए? तो उन्होंने जो माना है कि तिब्बत के क्षेत्र से इन सारे तथ्यों की उत्पत्ति हुई है, इन आर्यों की उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिएगा, देखिए अविनाश, और ये आपको केवल फैक्चुअल याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। और इसमें सबसे मैं स्टार बना देता हूँ, दयानंद सरस्वती के संबंध में बहुत पूछा जाता है, अविनाश चंद्र के बारे में बहुत पूछा जाता है, और इसके अलावा पूछा जाता है गंगानाथ झा के बारे में कम पूछा जाता है, एल.डी. कल्ला के बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो ये तीन के बारे में आप याद रखिएगा। एक ने माना है कि सप्तसंध्या प्रदेश से हुई। सप्तसंध्या प्रदेश कौन सा प्रदेश है? ये वही प्रदेश है जहाँ से 7 नदियाँ बहती थीं। ऐसे ही गंगानाथ झा ने माना है कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश में उत्पन्न हुए थे, और राजबली पांडे ने मध्य देश माना है, एल.डी. कल्ला ने कश्मीर को माना है, एस.एन. जो त्रिवेदी हैं उन्होंने, डी.एस. त्रिवेदी ने उन्होंने हिमालय के उत्तरी क्षेत्र को माना है, और दयानंद सरस्वती जो सबसे फेमस है, इन्होंने तिब्बत को माना है कि यहाँ से ही आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। तो आर्यों की उत्पत्ति इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में और कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। अराइवल ऑफ आर्यंस, आर्यों के संबंध में कुछ और हैं, जैसे कि मैंने कहा मैक्स मुलर, ये जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एथनिकल ग्रुप्स, मानव शास्त्रीय बहुत तथ्यों का अध्ययन किया है, और इन्होंने अपने अध्ययन और निष्कर्ष के आधार पर ये माना है कि आर्यों का जो उत्पत्ति स्थल है वो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया है। इन्होंने माना है मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया। और याद रखिएगा, ये जो सेंट्रल एशिया है यही आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। जितनी थ्योरीज आजकल प्रेजेंट की गई हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर, उनमें सेंट्रल एशिया ही आर्यों का रीजन माना है। ये वो रीजन था जो जर्मनी हंगरी के आसपास फैला हुआ था, मध्य एशिया का, वहां से ही आर्यों का आगमन भारत के क्षेत्रों की ओर हुआ। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है जो मैक्स मुलर की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
जेडी रोड की। जेडी रोड ने आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने ये माना है कि जो आर्य हैं वो भारत के पड़ोसी रहे थे, वे भारत से बहुत दूर से भारत के क्षेत्रों में प्रवेश नहीं किए थे, इसलिए उनका मानना है कि ये सब इन बैक्ट्रियन रीजन के आसपास पैदा हुए। बैक्ट्रियन जो वही रीजन है जहां पर ग्रीक शासकों ने कब्जा किया, बैक्ट्रिया के पास ये स्थल है। ये भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल थ्योरी नहीं है, इसको भी बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी प्रस्तुत की है बीजी तिलक साहब ने। बीजी तिलक ने जो थ्योरी दी है उसमें उन्होंने माना है कि उत्तरी ध्रुव से आर्य यहाँ पर आए, उत्तरी ध्रुव से, और ये कॉन्सेप्ट भी उन्होंने अपनी उसी बुक में लिखा है जिस कॉन्सेप्ट में उन्होंने आर्यों का टाइम पीरियड बताया। बुक का नाम है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। एक और बुक है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस और आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ठीक है। इन दो किताबों में इन्होंने माना है, और रीजन किसको माना है जहां से आर्यों की उत्पत्ति हुई है, वो है नॉर्दर्न पोल। उत्तरी ध्रुव। नॉर्दर्न पोल को इन्होंने माना है, ठीक है। तो और नॉर्दर्न पोल के बारे में ये तथ्यों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज पी गाइल्स। पी गाइल्स सेंट्रल एशिया के ही आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने जब आर्यों की थ्योरी पर स्टडी किया तो उन्होंने बहुत अच्छी तथ्यों को उजागर किया, और जिन तथ्यों को उन्होंने प्रस्तुत किया उनमें से हम लोग एक तथ्य को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्होंने ये माना कि जो आर्यों का उत्पत्ति स्थल है वो हंगरी का रीजन हो सकता है, हंगरी, या फिर यूरोप में जो डैन्यूब नदी है, रिवर है, उसकी घाटी। तो डैन्यूब नदी की घाटी और हंगरी का जो रीजन है ये किसने माना है, पी गाइल्स ने माना है। इनका ये मानना है कि आर्य लोगों की उत्पत्ति स्थल वही है, वहीं आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। तो आर्यों की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे वो हैं स्टेटमेंट और बहुत सारे स्टडी है लोगों ने की है, अपने अपने व्यू लोगों ने रखे हैं। अब आते हैं पेंका। पेंका ने आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में जिस स्टेटमेंट को यूज किया है उस स्टेटमेंट को हम लोग समझ सकते हैं कि उन्होंने केवल एक ही जगह को माना है, जर्मनी। जर्मनी इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, है ना, उसका पार्ट मान लेते हैं। जर्मनी का कुछ रीजन सेंट्रल एशिया में है। तो पेंका और मैक्स मुलर के बारे में कहते हैं कि इनके विचार एक दूसरे से मेल खाते हैं आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में। तो अगर कोई पूछेगा मैक्स मुलर के आर्यों की उत्पत्ति के जो स्थल है उसके जो सिद्धांत दिया है उसका सपोर्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, तो उनका नाम है पेंका। पेंका ने इनको इस मामले में सपोर्ट किया है और कहा है, ठीक है। गॉर्डन चाइल्ड ही आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हड़प्पा के संबंध में बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। इन्होंने आर्यों के उत्पत्ति स्थल के संबंध में जो स्टेटमेंट दिया है उसमें इन्होंने माना है कि जो रशिया का साउथ रीजन है, साउथ रशिया का जो रीजन है, इसी साउथ रशिया के रीजन से उत्पत्ति हुई है किसकी, आर्यों की। आर्यों की उत्पत्ति साउथ रशिया के रीजन से हुई है, क्लियर है। तो ये इसको मानते हैं। तो हमने देखा आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोगों ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। और मैंने ये भी बताया है कि जो सबसे अच्छा स्टेटमेंट और सबसे एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, जो बहुत सटीक है, सटीक अनुमान लगाया मैक्स मुलर ने, क्योंकि उनकी थ्योरी के अनुसार यही पढ़ाया जाता है कि आर्यों का उत्पत्ति स्थल सेंट्रल एशिया था। उनकी सहूलियत के अनुसार यही लोगों को पढ़ाया जाता है कि सेंट्रल एशिया था। समझ गए। तो अब हम ये भी समझ गए कि आर्यों का उत्पत्ति स्थल क्या था, हम ये भी समझ गए कि आर्यों का टाइम पीरियड क्या था जो यहाँ पर आए, और उत्पत्ति स्थल भी समझ गए। अब यहाँ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आर्य आए उन्होंने यहाँ पर जो कौन कौन से फैक्ट हैं और कौन कौन से तथ्य हैं उनको उत्पन्न किया जो हमारे लिए बहुत